जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज के इस नए सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं संसद के सत्र की। अभी आप लोगों ने देखा होगा, अभी हाल ही में संसद में मानसून सत्र चल रहा है, जहां पर सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया। तो हम लोगों ने उसकी चर्चा पिछले वीडियो में कर ली है। उसके बाद राहुल गांधी की जो संसद की सदस्यता थी, तो कैसे आती है कैसे जाती है किसी भी संसद सदस्यता, उसके लिए हम लोगों ने पिछले वीडियो पे उसको भी डिस्कस कर लिया है। आज हम लोग बात करने वाले संसद के सत्र की और इससे क्या क्या सवाल पूछे जाते हैं, जो विधेयक संसद के सत्र पर लाए जाते हैं तो उन पर भी क्या प्रभाव पड़ता है, सारी चीजें इसमें हम लोग डिटेल से देखने वाले हैं। और दोस्तों, आपको संविधान के बेसिक समझना है या कोई भी वीडियो लेक्चर देखना है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के संविधान में आप लेक्चर देखिए। आपको संविधान के करंट टॉपिक से जोड़ करके सारी जो चीजें हैं वो क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और आज हम लोग बात करते हैं सेशन ऑफ पार्लियामेंट्स की। देख पाएंगे आप संसद के सत्र। ठीक है, सेशन ऑफ पार्लियामेंट। सबसे पहले बात यह है कि सामान्य अगर पूछा जाए कि संसद में कितने सत्र होते हैं, तो अभी वर्तमान समय की बात करूं तो संसद में 3 सत्र का आयोजन किया जाता है। ठीक है, बजट या ग्रीष्मकालीन सत्र, यहाँ पर टाइम देख पाएंगे फरवरी से मई के बीच में रहता है। इस समय पूरे देश का बजट पेश किया जाता है। ठीक है, दूसरे में सत्र की बात करता हूं, मानसून सत्र। ठीक है, मानसून सत्र जो भी चल रहा है जुलाई से सितंबर के बीच में ये चलता है। ठीक है, और एक सत्र होता है शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर के बीच यह चलता है। ठीक है, तो जनरली अगर हम बात करें तो 2 ही सत्र का प्रावधान रखा गया है। ठीक है, कि जनरली 2 ही सत्र होने चाहिए। और यह प्रश्न पूछा जाता है कि एक सत्र से दूसरे सत्र के बीच 6 महीने से अधिक का गैप नहीं होना चाहिए। कितने महीने से गैप नहीं होना चाहिए? 6 महीने। यह प्रश्न बार बार पूछा गया है एग्जाम में कि 2 सत्र के बीच कितने महीने से अधिक का समय अंतराल नहीं होना चाहिए, या इसको अवकाश का समय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? अवकाश का समय। अब सबसे पहले हम बात करते हैं सत्र क्या होता है ना। सत्र बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोगों को समझ में सत्र क्या होता है। सत्र एक टाइम पीरियड, आप उस चीज को समझ सकते हैं, टाइम पीरियड समझ सकते हैं कि जहां पर जितने भी सांसद होंगे वो आ करके उस जगह पर बैठेंगे संसद में, और वहां पर जो भी कार्यवाही होगी उसका संचालन होगा, नियम कानून जो भी बनाए जाएंगे। तो जिस टाइम पीरियड तक पूरे देश से सांसद, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के हों, आकर के संसद में बैठते हैं, उस टाइम पीरियड को हम लोग सत्र कहते हैं। और मिनिमम 6 महीने का अधिक गैप नहीं होना चाहिए। तो 2 के बजाय हम क्या करते हैं, 3 सत्र का आयोजन एक साल में कर लेते हैं। ठीक है, यहां तक आप लोग को बात समझ में आ गई। इसके बारे में विशेष सत्र जो है उसके हम बाद में डिस्कस करेंगे। चलिए, अब जैसे बजट सत्र की बात करता हूं या मानसून सत्र की बात करता हूं या शीतकालीन सत्र की बात करता हूं, सभी के कुछ कुछ तथ्य हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बात कर लेते हैं। पहला होता है सत्र का आहूत करना। ठीक है, क्या होता है सत्र का आहूत करना? आहूत करना शब्द कठिन लगता है तो इसको कह सकते हैं बुलाना, सत्र को बुलाना। अब आपके पास लोकसभा में 550 मेंबर है लगभग, राज्यसभा में लगभग 250 मेंबर है, तो उनको मालूम कैसे चलेगा हमको किस दिन से वहां जाकर के बैठना है? तो ये काम जो है वो राष्ट्रपति को दिया गया है। राष्ट्रपति जो है वो सत्र को आहूत करने का काम करते हैं। राष्ट्रपति की द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, सत्र को आहूत करते हैं। अनुच्छेद 85 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब राष्ट्रपति जो करते हैं, सत्र को आहूत कराने का इनका काम होता है। ठीक है, एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा कि इस दिन से संसद का बजट सत्र या मानसून सत्र स्टार्ट होने वाला है। तो उसके कुछ दिन पहले से ही मंत्रणा स्टार्ट हो जाती है, किस विषय में बात होगी, कौन कौन सदस्य होंगे, बोलने का समय मांगेंगे, क्या उसका एजेंडा रहेगा। ठीक है, तो सत्र आहूत कौन कराता है? राष्ट्रपति कराते हैं। सत्र आहूत कराने का मतलब क्या होता है? जितने भी मेंबर हैं लोकसभा राज्यसभा के, उनको आमंत्रित करना और बैठने के लिए बुलाना। ठीक है, इसको आपको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट शब्द है जो है कंफ्यूजन वाला, ये होता है स्थगन। अब एक बड़े से हॉल में अगर 550 मेंबर आप लोग के बैठे रहेंगे, वो बोलने के समय में आएंगे तो कोई एक दूसरे के बीच में बोलेगा, कभी लड़ाई झगड़ा भी हो जाता है, कभी हो हल्ला हो जाता है, पोस्टरबाजी हो जाती है, कोई जाकर संविधान फाड़ देता है, कोई कानून फाड़ देता है, तो बहुत गहमा गहमी हो जाती है। तो इस बीच में क्या होता है, जो लोकसभा का अध्यक्ष, अब राष्ट्रपति तो बुला करके वहां से चले गए हैं, ये ना ही लोकसभा के मेंबर है और ना ही राज्यसभा के मेंबर है, तो वहां पे जो पीठासीन अधिकारी हो सकता है वो क्या हो सकते हैं, लोकसभा अध्यक्ष या उपराष्ट्रपति या सभापति हम लोग कहेंगे, जो राज्यसभा में होते हैं सभापति। तो इनका यह काम है कि कार्यवाही को कुछ समय तक रोक देना। कार्यवाही जो चल रही होती है उसको हम लोग कहते हैं स्थगन, रोक देना। मान लीजिए बहुत हो हल्ला हो गया, कोई पीठ के चेयर के पास पहुंच गया या एक दूसरे के पास पहुंच गया, पोस्टरबाजी कर रहे हैं, तो बोलेंगे ठीक, कार्यवाही 1 घंटे के लिए रोकी जाती है। 1 घंटे बाद क्या होगा, वो लोग घूम फिर के आएंगे, फिर संसद के सभी सांसद लोग बैठेंगे, फिर हो हल्ला स्टार्ट हो गया, चलिए 5 घंटे के लिए कार्यवाही रोक देते हैं।
या 2 दिन के लिए स्थगित कर देते हैं। तो इतने टाइम पीरियड में 1 घंटे 2 घंटे जो स्थगन करने का काम होता है, पूछा जाता है कि लोकसभा की या राज्यसभा की जो कार्यवाही को स्थगित कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति के द्वारा स्थगित करता है। जो कार्यवाही चल रही होती है उसको कुछ समय के लिए रोक देना ही क्या कहलाता है, स्थगन कहलाता है। बहुत बेसिक चीजें हैं। चलिए अब सत्रावसान की बात करते हैं। जैसे कार्यवाही जब अंतिम दिन का लगभग आ जाएगा, सत्र समाप्ति के आसपास आ जाएगा, तो जो लोकसभा अध्यक्ष होंगे या सभापति मतलब कि जो होंगे उपराष्ट्रपति होंगे, जैसे कि यहाँ पे ओम बिरला जी है लोकसभा में, कौन है इनका नाम भी आपको याद रखना, ओम बिरला, ठीक है। सभापति हैं जगदीप धनखड़, जगदीप धनखड़, ये है दोनों ही राजस्थान से आते हैं, ठीक है। अब सत्रावसान की बात करते हैं। जैसे ही अंतिम समय आ जाता है तो लोकसभा अध्यक्ष और सभापति हो, जो सत्र होता है उसको अनिश्चित काल तक स्थगन कर देते हैं। मतलब कब आपको वापस आके बैठना है वहां पर वो नहीं बताया जाता है। सभी मेंबर समझ जाते हैं कि अब सत्रावसान का समय आ गया है। तो लास्ट में जब अनिश्चितकालीन तक सत्र को स्थगित कर दिया जाता है, उसके कुछ समय बाद राष्ट्रपति जी के द्वारा फिर से सत्रावसान की घोषणा कर दी जाती है। सत्रावसान मतलब कि एक सत्र की समाप्ति। सत्रावसान क्या होता है, एक सत्र की समाप्ति, एक सत्र की समाप्ति। एक सत्र की समाप्ति कहने का मतलब साधारण भाषा क्या समझते हैं, मान लीजिए ग्रीष्मकालीन सत्र चल रहा था तो ग्रीष्मकालीन सत्र अब समाप्त हो गया, बाद में फिर से हम लोग आहूत कराएंगे सत्र को, मानसून चालू करेंगे, और जैसे मानसून अभी चल रहा है अनिश्चितकालीन तक स्थगित कर दिए जाएंगे तो उसको सत्रावसान कहेंगे, ठीक है, ना कि विघटन। सत्रावसान करेंगे फिर बाद में हम लोग ग्रीष्मकालीन सत्र बुलाएंगे, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आपको समझ में आई होंगी और ये अनुच्छेद आर्टिकल नंबर 85 में इसके बारे में वर्णन किया गया है। अब एक और शब्द होता है सत्र से संबंधित, उसका है विघटन, ठीक है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, विघटन कहते हैं। तो बार बार प्रश्न मुझे आता है कि विघटन किसका होता है, ठीक है। तो विघटन केवल और केवल लोकसभा का ही हो सकता है। किसका हो सकता है, केवल और केवल लोकसभा का। राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। राज्यसभा का विघटन क्यों नहीं होता है, क्योंकि राज्यसभा में एक साथ पूरे इलेक्शन नहीं करवाते हैं। राज्यसभा का अगर मैं बात करूं तो जो राज्यसभा का कार्यकाल होता है वो कार्यकाल नहीं होता है। किसका कार्यकाल नहीं होता है, राज्यसभा का। राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं उनका 6 वर्ष का टाइम पीरियड होता है और 1/3 जो उसके मेंबर होते हैं प्रत्येक 2 वर्ष में चले जाते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, 2 वर्ष 1/3 तो 6 साल में क्या होता है, हर 2-2 वर्ष में 1/3 मेंबर उसके जाते रहते हैं और आते रहते हैं। ये लगातार चलते रहता है, इसका कभी भी विघटन नहीं होता है। विघटन मतलब मैं आपको बताना भूल गया, विघटन मतलब ये होता है कि जो भी लोकसभा के मेंबर थे वो अब वापस मतलब उनका टाइम पीरियड या तो पूरा हो गया, लोकसभा का टेन्योर पूरा हो गया, या तो दूसरा होता है राष्ट्रपति के द्वारा उसको विघटित कर दिया गया है। जो सरकार चल रही थी उसने अपना बहुमत लोकसभा में खो दिया है। तो कहने का क्या मतलब है, फिर से चुनाव करवाए जाएंगे और फिर से नई लोकसभा का गठन किया जाएगा। तो ये विघटन शब्द होता है। विघटन में और सत्रावसान में लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। विघटन का मतलब होता है कि लोकसभा ने अपना बहुमत खो दिया है तो राष्ट्रपति द्वारा उसको विघटित कर दिया गया है, या तो उसके 5 साल का जो कार्यकाल होता है वो पूरा हो चुका है, अब नए चुनाव करवाए जाएंगे, वहां से फिर नए मेंबर चुन करके आएंगे, या तो वो मेंबर रिपीट भी हो सकते हैं, ठीक है, अगर वो फिर से चुनाव जीत पाते हैं। तो जैसे कि नरेंद्र मोदी जी हैं 2014 का चुनाव जीते थे तो आ गए थे लोकसभा में, फिर 19 में 5 साल उनका पूरा हुआ तो विघटित कर दी गई लोकसभा को, 19 में फिर उन्हें चुनाव लड़ा, फिर वो चुनाव जीत करके आ गए हैं तो फिर 5 साल तक अपना टाइम पीरियड पूरा कर रहे हैं। फिर अभी 24 में चुनाव होगा, फिर वो अगर मान लीजिए जीत करके आते हैं तो फिर वो 5 साल तक के लिए क्या बनेंगे, प्रधानमंत्री बन जाएंगे। तो लोकसभा का विघटन होता है, राज्यसभा का विघटन नहीं होता है। कब होता है, 5 वर्ष के बाद उनका विघटन होगा, ठीक है। मान लीजिए 2019 में सरकार बनी थी बीजेपी की, 2024 में चुनाव होंगे, ठीक है, अप्रैल मई में चुनाव होंगे, अप्रैल। और दूसरा क्या होता है, राष्ट्रपति के द्वारा। कहने का मतलब ये है, अभी विपक्ष के द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था, मान लीजिए विपक्ष उसको पास करा लेता तो गवर्नमेंट क्या हो जाती, अल्पमत में आती और गिर जाती। तो उसके बाद अगर राष्ट्रपति स्वयं की शक्ति का इस्तेमाल करके सरकार को भंग कर देते हैं, या मंत्रिपरिषद के सलाह पर कभी कभी जल्दी भी कर सकते हैं, 5 साल के मंत्रिपरिषद अगर इनको सलाह दे कि आप भंग कर दीजिए तो 5 साल के पहले भी राष्ट्रपति को अधिकार है कि वो लोकसभा का विघटन कर सकते हैं। तो होप सो आपको इतना पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे, चलिए पहले इसी को डिस्कस कर लेते हैं। विधेयकों पर प्रभाव, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएससी में 2 से 3 बार इस प्रश्न को पूछा गया है।
विधेयकों पर प्रभाव। हम किसकी बात करेंगे? विघटन से। अगर लोकसभा का विघटन होता है तो लोकसभा में जो कार्यवाही चल रही होती है, जो विधेयक लाए गए होते हैं, उन पर क्या प्रभाव पड़ता है, डायरेक्टली प्रश्न यहां से पूछे जाते हैं। ठीक है, पहला हम बात करते हैं लोकसभा में लंबित एवं विचाराधीन। ठीक है, लोकसभा में लंबित एवं विचाराधीन। अगर लोकसभा में कोई प्रस्ताव लंबित है, लाया गया है, लंबित है, या राज्यसभा से आया गया है, लोकसभा राज्यसभा से पास होकर के लोकसभा में आ गया है और वो विचाराधीन है, और इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है, मतलब वो पास नहीं हो पाता है या कंप्लीट नहीं हो पाता है, विघटन हो जाता है, तो ऐसे सभी के सभी प्रस्ताव जो होंगे विघटन के पश्चात समाप्त हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। सभी प्रस्ताव क्या हो जाएंगे? समाप्त हो जाएंगे। और जब नई लोकसभा चुन करके आएगी तो फिर से नया प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा हम बात करते हैं लोकसभा से पारित, मतलब लोकसभा चल रही थी और उसने विधेयक को पास कर दिया है, और राज्यसभा में विचाराधीन, वो राज्यसभा के पास पहुंच गया है और उस पर विचार विमर्श चल रहा है। अगर इस दौरान लोकसभा का विघटन हो जाता है तो ऐसे सभी प्रस्ताव भी समाप्त हो जाते हैं, वो प्रस्ताव वहीं पर समाप्त हो जाएगा, और जब नई लोकसभा बनकर के आएगी तो फिर से उस विषय पर प्रस्ताव लाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अगला एक पॉइंट है दोनों सदनों से पारित। लोकसभा से विधेयक पारित हो चुका था और राज्यसभा से भी पारित हो गया था और राष्ट्रपति के पास गया था, लेकिन राष्ट्रपति ने इस पर संयुक्त अधिवेशन की बात करी है। ठीक है, संयुक्त अधिवेशन की बात करी है। जनरली ऐसा होता नहीं है, अगर दोनों सदनों से पारित हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, अगर संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति की द्वारा बुलाया गया है तो वह प्रस्ताव जो है समाप्त नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। जनरली संयुक्त अधिवेशन तब बुलाया जाता है जब दोनों जो सभा होती है उन पे कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, तो दोनों सदनों से पारित नहीं बोल सकते हैं, या फिर एक सदन से पारित हो गया, दूसरे सदन पे लंबित है। संयुक्त अधिवेशन अगर बात हो गया है, ठीक है, संयुक्त अधिवेशन का बात हो गया तो प्रस्ताव समाप्त नहीं होगा। ठीक है, अगला एक पॉइंट है राज्यसभा में विचाराधीन। अगर कोई प्रस्ताव डायरेक्टली वो राज्यसभा में ही आया है, लोकसभा से पास गुजरा नहीं है, राज्यसभा में ही आया है, वहां पे विचार चल रहा है, ठीक है, तो ऐसा भी समाप्त नहीं होता है। अगर लोकसभा ने उसमें अभी इंटरफेयर किया ही नहीं है, केवल वो राज्यसभा में ही आया है, वहीं पे कार्यवाही चल रही है, तो वह विधेयक कभी भी समाप्त नहीं होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद मेरे पांचवा पॉइंट यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु गया है। ठीक है, राष्ट्रपति की स्वीकृति हेतु गया है। लोकसभा से पारित हो चुका है, राज्यसभा से भी पारित हो चुका है, राष्ट्रपति के पास गया है स्वीकृति के लिए, तो यह भी समाप्त नहीं होगा, ये भी समाप्त क्या होगा? नहीं होगा। राष्ट्रपति स्वीकृति देंगे तो कानून बन जाएगा, वापस भेज देंगे तो कुछ कंडीशन हो सकती है। एक और है राष्ट्रपति के द्वारा अगर पुनर्विचार के लिए भेज दिया गया, लोकसभा से पारित है, राज्यसभा से पारित है, राष्ट्रपति के पास गया है और उसने राष्ट्रपति ने कहा है कि आप इस पर एक बार फिर से विचार कीजिए। अगर इस प्रकार का कोई प्रस्ताव है और विघटन हो जाता है, लोकसभा की जितनी भी कंडीशन है वो लोकसभा के विघटन के दौरान की कंडीशन है, तो फिर वह प्रस्ताव भी समाप्त नहीं होता है, नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। तो इतनी सारी कंडीशन हो सकती हैं। बहुत बेसिक हम लोग संविधान पढ़ रहे हैं, डायरेक्टली प्रश्न पूछे जाएंगे दोस्तों। अंत तक आप लोग वीडियो देखेंगे तब समझ में आएगा, जब कभी एग्जाम में भिड़ेंगे इतने डीप चीजों से संविधान के, तो आपको समझ में आएगा कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं और कहां से प्रश्न पूछे गए हैं। तो होप सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। दो तीन चीजें और बात करता हूं मैं, इन 3 सत्रों के अलावा कभी भी विशेष सत्र का आयोजन कर सकते हैं। ठीक है, विशेष सत्र का आयोजन जनरली क्या होता है, अनुच्छेद 352 के दौरान ही होता है, जैसा आपातकाल लगा हुआ है देश में, तो उस समय पर ये होता है। ठीक है, तो विशेष सत्र क्या होता है कि अगर लोकसभा का 10वां भाग, ठीक है, सदन का 10वां भाग जो होता है वह सांसदों को हस्ताक्षर के द्वारा दिया जाता है, तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, 14 दिन पूर्व घोषणा सूचना दी जाती है तो राष्ट्रपति क्या करते हैं, सत्र को आहूत कर सकते हैं। ठीक है, सत्र को आहूत करा सकते हैं। 14 दिन पहले ये नोटिस देना पड़ता है, जहां पर लगभग 10% अगर लोकसभा की बात करूं तो 50 से अधिक सदस्य अगर रहेंगे, लिख करके देते हैं 14 दिन पूर्व, तो 14 दिन बाद सत्र का आहूत राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये विशेष सत्र है, ये जनरली नहीं बुलाया जाता है, इमरजेंसी के टाइम पे इस प्रकार की चीजें होती हैं इसको, लेकिन फिर भी आप लोग याद रखेंगे। आर्टिकल 352 में जो आपातकाल लगाया जाता है, 352, 56 और 60 की बात हो रही है, 352 की यहाँ पर बात कर रहा हूं मैं। अगर देश में आपातकाल लगा हुआ है और विशेष सत्र बुलाना है तो लगभग 10% जो सदस्य होंगे वो राष्ट्रपति को लिखित में देंगे और 14 दिन पूर्व सत्र को आहूत
करा लिया जाएगा। एक लास्ट पॉइंट है हमारा 6वें नंबर का पॉइंट है लेम डक सत्र। ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ दम नहीं है। लेम डक सत्र, अब जनरली क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए 2024 में चुनाव है, 2024 में चुनाव है, तो नई लोकसभा जब बनकर के आएगी 2024 में, तो उसके पहले जब एक लोकसभा का सत्र बैठा होगा, ठीक है, तो उसमें कुछ ऐसे सदस्य होंगे, चुनाव से जस्ट पहले एक लोकसभा का सत्र, उसमें कुछ ऐसे सदस्य होंगे जो दोबारा नई लोकसभा में चुन करके नहीं आ पाएंगे। हो सकता है वो अपने चुनाव हार जाए, हो सकता है काफी बुजुर्ग हो जाए तो राजनीतिक संन्यास ले ले, या हो सकता है उन्हें उस पार्टी से टिकट ही ना मिले। तो ऐसा सदस्य है जो नई लोकसभा में चुन करके नहीं आ पा रहे हैं लेकिन इस लोकसभा में बैठे हुए हैं, तो उन सदस्य को ही क्या कहा जाता है, लेम डक सदस्य कहा जाता है। क्या कहा जाता है, लेम डक सदस्य। और उस सत्र को, जो अंतिम सत्र होता है नई लोकसभा के पहले का, या नई लोकसभा के पहले का, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, जब नई लोकसभा चुनाव के बाद चुन करके आती है तो उसमें कुछ ऐसे सदस्य होते हैं जो पहली बार नए नए होते हैं, और जो पुराने सदस्य होते हैं उसमें चुन के नहीं आ पाए होते हैं। तो जो पहले का सत्र होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, लेम डक सत्र कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, संसद के सत्र से संबंधित जो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मैंने आप लोग को बता दिए हैं। ये वाला जो पॉइंट है 6, इनको आप लोग याद रखिएगा। जो पहले 2 है वही विचाराधीन वाले, और आज लोकसभा से पारित वाले वही से बस समाप्त होते हैं, बाकी कोई भी समाप्त नहीं होते हैं। तो चलिए, होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा और जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को अपने साथ शेयर कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद। जय हिंद।